वैसे तो इंडिया में सभी लोगों के लिए एक ही कानून है, मगर इसका एक एक्सेप्शन होता है पर्सनल लॉ के रूप में। पर्सनल लॉ किसी भी व्यक्ति पर उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग लागू होता है, जैसे हिंदुओं पर हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम्स पर मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन पर क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। किसी भी रिलीजन का पर्सनल लॉ उसके रिलीजियस स्क्रिप्ट और उसके कस्टम्स पर बेस्ड होता है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 to 28 ने अपने सिटीजन्स को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया है। इसलिए यहाँ पे लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग पर्सनल लॉ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं। अगर इंडिया में पर्सनल लॉ की हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में हिंदू लॉ का बेसिक प्रिंसिपल वेद, पुराण, भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों पर बेस्ड होता था। इस धर्म के साधुओं के द्वारा इस धर्म के लोगों के लिए लॉ फॉर्म किए जाते थे और उस काल में रिलीजन और सोसाइटी एक दूसरे से इंटरट्विन्ड होते थे। मतलब कि पर्सनल लॉ और पब्लिक लॉ में कोई डिफरेंस नहीं होता था। बाद में मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इन दोनों लॉज में डिफरेंशिएशन को प्रकट किया। मनुस्मृति में टोटल 12 चैप्टर थे, जिसमें से 8 सिविल लॉ से और बाकी 4 रिलीजियस लॉ से डील करते थे। मिडिएवल इंडिया या मध्यकालीन भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वर्चस्व था। मुस्लिम लॉ मुख्यतः कुरान पर बेस्ड होते हैं और इसमें पब्लिक लॉ और पर्सनल लॉ को एक दूसरे से अलग अलग रखा गया है। जहाँ पब्लिक लॉ सभी के लिए एक होता था, वहीं पर लोग अपने रिलीजन के हिसाब से पर्सनल लॉ फॉलो करने के लिए फ्री थे। ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक मुख्यतः ट्रेड करने वाली कमर्शियल कंपनी थी, उसने यहाँ के लोगों के पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ करने को इग्नोर किया और 1757 से 1858 तक जितने भी एक्ट लाए गए, उन्होंने किसी भी तरह से हिंदूज और मुस्लिम के पर्सनल लॉ के साथ इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन थर्ड लॉ कमीशन के आने के बाद यह सब कुछ बदलने लगा। 1862 से 1872 के बीच में इंडिया में बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म लाए गए और उनसे रिलेटेड बहुत सारे लेजिस्लेशंस को इनैक्ट किया गया, जैसे कि इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, हिंदू विल्स एक्ट 1870, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। उसी समय मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी बहुत चेंजेस लाए गए और बहुत सारे नए लॉज को इनैक्ट किया गया, जैसे अवध लॉ एक्ट ऑफ 1876, काजी एक्ट 1881, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, द बंगाल प्रोटेक्शन ऑफ मोहम्मडन्स पिलग्रिम एक्ट 1896। 1937 में मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 को इनैक्ट किया गया और तब से मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को फॉलो करना मैंडेटरी हो गया। भारत के कॉलोनियल एरा में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम आइडेंटिटी को बहुत स्ट्रेस दिया गया, जिससे इंडिया में कभी यूनिटी क्रिएट ना हो सके। यह ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही एक एग्जाम्पल था। शरीयत एक्ट में जहां विमेंस को एग्रीकल्चरल लैंड के इनहेरिटेंस से वंचित रखा गया, वहीं मुस्लिम वुमेन को राइट टू डाइवोर्स भी दिया गया, जो कि हिंदू वुमेन को नहीं दिया गया था। इस तरह से सारे रिलीजन्स के पर्सनल लॉ एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इन पर्सनल लॉज में वेरिएशन किसी भी कम्युनिटी के रीजन और स्क्रिप्ट के बेसिस पर भी होता है, जैसे कि जहाँ हिंदुओं में विडो मैरिज अलाउड नहीं है, वहीं शूद्रों को विडो मैरिज करने के लिए अलाउ किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी शिया और सुन्नी कम्युनिटी के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। इतने सारे कस्टमरी लॉज को इम्प्लीमेंट करने में कोर्ट्स को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन इन सारे कस्टमरी लॉज में एक चीज़ जो कॉमन है वह यह है कि ये विमेंस के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। ऑल द विमेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए पर्सनल लॉज को बहुत बार अमेंड किया गया, मगर उसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सका और आज भी वो कहीं ना कहीं विमेंस के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हैं। जैसे कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में जहां फादर को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना गया है,
वहीं माँ को गार्जियनशिप सिर्फ उसके 5 ईयर्स की एज तक या फिर उस बच्चे के फादर के एब्सेंस में मिलती है। क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट के तहत विमेंस का आज भी प्रॉपर्टी पर कोई क्लेम नहीं हो सकता है डाइवोर्स के केस में, और उसे सिर्फ CRPC के सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मुस्लिम लॉ में परमिटेड पॉलीगैमी है, जिसमें किसी भी विमेन को किसी भी टाइम पर 4 मैरिजेस को लीगल रखा गया है। मुस्लिम लॉ में जहां मेन के पास मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स होते हैं, वहीं विमेन के पास मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ही है। जहां एक मुसलमान मैन मुस्लिम गर्ल, क्रिश्चियन गर्ल या ज्यूस गर्ल से मैरिज कर सकता है, वहीं पर एक मुस्लिम विमेन सिर्फ मुस्लिम मैन से ही मैरिज कर सकती है। किसी दूसरे रिलीजन के साथ किया गया उसका मैरिज वॉइड हो जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनल लॉज की जगह पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, और इस बिल को संसद में लाने की जिम्मेदारी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बिल के क्रिटिसिज्म के कारण वो इस बिल को पास नहीं करवा पाए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स UCC कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में ही मेंशन हो पाया। सब्सिक्वेंटली 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल को पेश किया, जो कि 1956 में 4 सेपरेट एक्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के रूप में पास किया जा सका। और इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ आर्टिकल 44 के एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन होकर ही रह गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड की दोबारा से चर्चा 1985 के फेमस शाह बानो केस आने के बाद की गई। बात करें शाह बानो बेगम केस की, तो इनके फैक्ट्स से पता चलता है कि शाह बानो बेगम की शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान से हुई थी, जो कि एक एडवोकेट थे। शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान ने दूसरी शादी की, और 1975 में जब शाह बानो बेगम 62 ईयर्स की हो गई, तब उसको डिसोन कर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। जब शाह बानो बेगम के हस्बैंड ने उन्हें 200 रुपये के मेंटेनेंस से भी बेदखल कर दिया, तब 1978 में CRPC के सेक्शन 125 के तहत शाह बानो बेगम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ इंदौर के सामने अपील पेश की। उसके बाद नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाह बानो बेगम को 3 तलाक दे दिया। उसके बाद लोकल कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपये पर मंथ शाह बानो को इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया। इसके बाद शाह बानो बेगम ने MP हाई कोर्ट में मेंटेनेंस को 179 रुपीज़ पर मंथ करने के लिए अपील फाइल की, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शाह बानो बेगम के मेंटेनेंस को 179 रुपीज़ 20 पैसे पर मंथ कर दिया। इसके बाद मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी 1981 को हाई कोर्ट के डिसीजन को अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि CRPC का सेक्शन 125 मुस्लिम्स पर भी समान रूप से ही लागू होता है, और डाइवोर्स के बाद इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस देने की जिम्मेदारी एक मुस्लिम हस्बैंड की तभी खत्म होगी जब इद्दत पीरियड के बाद डाइवोर्स्ड वाइफ खुद को मेंटेन करने के लिए कैपेबल होगी। लेकिन अगर वह इद्दत पीरियड के बाद खुद को मेंटेन करने के कैपेबल नहीं होगी, तब वो CRPC के सेक्शन 125 के तहत एलिमनी पाने के लिए एलिजिबल होगी। शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, और इसे कुरान और मुस्लिम लॉ के साथ इंटरफेरेंस कहा गया। शाह बानो केस में आए हुए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 को पास किया। इस एक्ट को सोसाइटी के सेवरल सेक्शंस ने क्रिटिसाइज किया, और इसे मुस्लिम्स के लिए एक एफिशिएंट पॉलिसी के रूप में देखा गया। इस जजमेंट के दौरान कोर्ट ने आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी रेफर किया,
और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में सिर्फ एक डेड लेटर बन के रह गया है, और इस बात पर एग्री किया कि एक कॉमन सिविल कोड ही नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सकता है। शाह बानो बेगम के केस के बाद यूसीसी फिर से 2019 और 2020 में चर्चा में आई, जब करंट गवर्नमेंट ने इस पर बिल पेश किया, लेकिन इस बिल पर डिफरेंसेस के कारण उसे हर बार विड्रॉ करना पड़ा, और अब 2023 में एक बार फिर से यूसीसी चर्चा में आया है। यूसीसी देश के रिलीजियस फ्रीडम के लिए अच्छा है या बुरा, इसके बारे में ओपिनियन वैरी कर सकता है, मगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए या नहीं, इसका डिसीजन हमें पॉलिटिकल और रिलीजियस बायस से ऊपर उठकर करना चाहिए। यूसीसी के द्वारा अगर गवर्नमेंट किसी सेक्शन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना चाहती है तो यूसीसी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह देश के लिए अच्छी बात होगी। यूसीसी के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।